नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की ट्रेड, पोर्ट और फूड सिक्योरिटी की एक तिकड़ी की। दोस्तों, हम अलग अलग राज्यों के ऊपर नजरें डालेंगे, लेकिन उससे हमें लगता है कि कहानियां जो हैं अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिम बंगाल की एक्सपोर्ट पॉलिसी की हम बात करने वाले हैं, तमिलनाडु की टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, और केरल के नए पोर्ट की बात करेंगे। साथ के साथ दक्षिण भारत में चावल की बढ़ती कीमतें और साइंस लैब में तैयार हो रहे न्यूट्रिशन रिच अनाज की। ये खबरें दोस्तों अलग अलग दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन हैं एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा, भारत की ट्रेड और फूड सिक्योरिटी की। अगर आप इन्हें टाइमलाइन पर रखकर जोड़ें तो एक पैटर्न उभरना शुरू होता है। एक सवाल जो हर बार पूछा जाना चाहिए कि जब कोई देश एक साथ 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, एक नया इंटरनेशनल पोर्ट कमर्शियल हो जाता है और साथ ही उसकी अपनी खेती किसानी मानसून के भरोसे कांप रही होती है, तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर यह किसी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसे कोई खुलकर नहीं बता रहा? तो आइए आज हम इन सभी खबरों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं और खोलते हैं इनके राज और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो पहली खबर है कि 9 एफटीए और पश्चिम बंगाल की एक्सपोर्ट संभावना क्या है। तो दोस्तों, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के हाल ही में फाइनल हुए 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए का सबसे बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल को मिलने वाला है। ये समझौते 38 विकसित देशों के साथ हुए हैं और इनसे चाय, फिशरीज और हैंडीक्राफ्ट जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो भारत पिछले कुछ वर्षों से एक साफ रणनीति पर काम कर रहा है, बड़े स्लो मूविंग मल्टीलेटरल फोरम की जगह देश दर देश या ब्लॉक दर ब्लॉक एफटीए साइन करना, ताकि मार्केट एक्सेस जल्दी मिले। पश्चिम बंगाल के लिए चाय और फिशरीज ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रहे हैं, लेकिन टैरिफ बैरियर की वजह से यूरोप और दूसरे डेवलप्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस कमजोर पड़ती रही है। जब टैरिफ कम होते हैं तो लोकल प्रोड्यूसर सीधे ग्लोबल बायर तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है, ये हमेशा बड़ा सवाल होता है। कोई खबर जब तक हम उसके मीनिंग्स ना समझ लें तब तक उस खबर का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, इसका असर कई लेवल पर होगा। चाय बागान के छोटे किसानों और वर्कर्स को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद बनती है। फिशरीज सेक्टर में एक्सपोर्टर्स के लिए नए मार्केट खुलते हैं। हैंडीक्राफ्ट में महिलाओं और ग्रामीण आर्टिजन को सीधा फायदा हो सकता है और इंडस्ट्री के लिए यह इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का मौका है, क्योंकि जो कंपनी डेवलप्ड मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहती हैं वो पश्चिम बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें इसके रिस्क और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो यहाँ पर अवसर यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो पारंपरिक रूप से बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं माने जाते, उन्हें भी नेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी में सीधे हिस्सेदारी मिलती है। रिस्क यहाँ पर यह है कि सिर्फ एफटीए साइन करने से फायदा अपने आप नहीं मिलता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन, लॉजिस्टिक्स और स्केल की तैयारी नहीं हुई तो दूसरे राज्य या दूसरे देश यह मौका हमसे छीन सकते हैं। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो 1-2 महीने में तो असर दिखने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि एफटीए का फायदा एक्सपोर्ट डेटा में दिखने में समय लेता है। 1 साल में चाय और फिशरीज एक्सपोर्ट वॉल्यूम में हल्की ग्रोथ जरूर दिखाई दे सकती है, और 5 साल की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल साथ साथ मजबूत हुए तो पश्चिम बंगाल ईस्टर्न इंडिया का एक नया एक्सपोर्ट गेटवे बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ पूर्वी भारत ही नहीं, दक्षिण भारत के एक और बड़े राज्य में भी एफटीए का असर दिखाई दे रहा है, और वहां कहानी थोड़ी सी अलग स्केल की है। जी हां, जो खबर नंबर 2 है हमारी, भारत यूके सीईटीए और तमिलनाडु की एक्सपोर्ट एज, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जिसे हम सीटा के नाम से जानते हैं, सीईटीए, और अब ये तमिलनाडु के एक्सपोर्ट सेक्टर को मजबूती देने वाला है। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, लेदर और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर के लिए यूके मार्केट में एक्सेस आसान होने वाला है, जिससे इन्वेस्टमेंट और नए एक्सपोर्ट अवसर बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये हुआ क्यों है?
तमिलनाडु भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब में से एक है, खासकर ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और लेदर में। यूके के साथ ट्रेड डील का मकसद टैरिफ कम करना और नॉन टैरिफ बैरियर आसान बनाना है, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चरर सीधे यूके के कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल बायर तक पहुंच सके। ग्लोबल सप्लाई चेन जब चीन +1 स्ट्रेटजी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे में भारत के लिए यह टाइमिंग अहम है। तो ये क्यों मायने रखता है? दोस्तों, एक्सपोर्टर्स के लिए सीधा फायदा है, कम ड्यूटी यानी बेहतर मार्जिन या प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, और इंडस्ट्री के लिए दोस्तों नई कैपेसिटी बनाने का इंसेंटिव मिलता है। रोजगार के नजरिए से अगर आप देखें तो टेक्सटाइल और लेदर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी सीधा असर मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स पर पड़ता है, और इन्वेस्टर्स के लिए यह सिग्नल है कि तमिलनाडु आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का सेंटर बना रहेगा। अब इसकी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस अगर आप देखें तो अवसर दोस्तों यहाँ पर बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि यूके जैसा डेवलप्ड हाई वॉल्यूम मार्केट खुलना क्वालिटी और वैल्यू एडिशन दोनों को बढ़ावा देता है। लेकिन रिस्क यहाँ पर यह है कि अगर करेंसी या ग्लोबल डिमांड में उतार चढ़ाव आया या यूके की इकोनॉमी सुस्त पड़ी, तो शॉर्ट टर्म में फायदा उतना तेज नहीं दिखाई देगा जितनी उम्मीद की जा रही। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो 1-2 महीने में मैंने कहा कि असर मुख्यतः सेंटीमेंट्स और इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट के रूप में ही दिखाई देगा। लेकिन 1 साल के बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं, और 5 साल की बात करें अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो तमिलनाडु भारत के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट मॉडल का एक टेम्पलेट बन सकता है जिसे बाकी राज्य फॉलो करें। और अब इसी से दोस्तों जुड़ती है अगली खबर, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने की यह पूरी रणनीति तभी काम करती है जब माल समंदर तक तेजी से पहुंचे। और यही केरल से दोस्तों एक बड़ी खबर आई। वो बड़ी खबर क्या है? विजिंजम पोर्ट भारत का नया मैरीटाइम गेटवे बन रहा है। जी हाँ, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ने अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कार्गो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह पोर्ट के कॉमर्शियल सफर में एक बड़ा माइलस्टोन है। उम्मीद है कि यह भारत की मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा और विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर डिपेंडेंसी घटाएगा और एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए तेज और सस्ता कार्गो मूवमेंट देगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये हमें समझना जरूरी है कि ये हुआ क्यों है। तो अभी तक भारत का बड़ा हिस्सा कंटेनर कार्गो कोलंबो, सिंगापुर या दुबई जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब के जरिए मूव होता रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ती हैं। विजिंजम भारत के मेन लैंड कोस्ट के सबसे नज़दीक इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर बना डीप वाटर पोर्ट है, यानी बड़े मदर वेसल यहाँ सीधे डॉक कर सकते हैं। और यह भारत की उस बड़ी सोच का हिस्सा है कि देश अपनी खुद की मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए ट्रांजिट टाइम घटता है, जिसका सीधा फायदा वर्किंग कैपिटल और डिलीवरी शेड्यूल पर पड़ता है, और इंडस्ट्री के लिए यह लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने का मौका है। सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक फायदा भी है, क्योंकि विदेशी हब पर निर्भरता घटने से भारत की ट्रेड सिक्योरिटी मजबूत होती है। रोजगार के लिहाज से अगर आप देखें तो पोर्ट, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में नई नौकरियां बनती हैं। जबकि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अगर हम इसका देखें तो अवसर यहाँ पर यह निकल कर आता है कि अगर विजिंजम सही तरीके से स्केल हुआ तो यह पूरे साउथ इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को नई दिशा दे सकता है, जो सीधे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों की FTA लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अब रिस्क यहाँ पर यह है कि नए पोर्ट को शुरुआती वर्षों में शिपिंग लाइनों का भरोसा जीतना पड़ता है। कनेक्टिविटी और हिंटरलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड और रेल लिंकेज तैयार करनी पड़ती है, वरना कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड रह सकती है। अब आप इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देख लें तो दोस्तों, अगर 1-2 महीने में यानी कि शुरुआती तो ऑपरेशन का ही दौर रहेगा तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन 1 साल में कार्गो वॉल्यूम और शिपिंग लाइन टाई अप बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और 5 सालों में अगर हम देखें तो अगर सही से निवेश हुआ तो विजिंजम भारत के ट्रांसशिपमेंट लीकेज को कम करने वाला एक स्ट्रक्चरल गेम
चेंजर बन सकता है। और यहीं से बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है। एक तरफ भारत एक्सपोर्ट के दरवाजे खोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसी हफ्ते खेती किसानी से एक चिंता वाली खबर भी आ गई है। जी हाँ, सूखे की आशंका और दक्षिण भारत में चावल की बढ़ती कीमतें। दोस्तों, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में चावल की कीमतें बढ़ रही है, हमने पिछले सप्ताह भी कवर किया था। वजह है सूखे और कमजोर मानसून की आशंका, जिससे फसल उत्पादन घटने का डर बना हुआ है। ट्रेडर्स और मिलर्स आगे की अनसर्टेनिटी को देखते हुए ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कई वैरायटी के चावल महंगे हो गए हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले मॉनसून पर बाजार की नजर रहेगी। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? दोस्तों, इसका रिस्क को अगर आप समझें तो ये मौसम पर निर्भर एक क्लासिक सप्लाई डिमांड स्टोरी है। बारिश कम या असमान रही तो चावल उगाने वाले इलाकों में उत्पादन पर असर पड़ता है। जब भविष्य में सप्लाई घटने की आशंका होती है तो ट्रेडर्स और मिलर्स प्रिकॉशनरी बाइंग शुरू कर देते हैं, जिससे कीमतें सप्लाई घटने से पहले ही बढ़ने लगती हैं। और यह बिहेवियरल इफेक्ट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि असली मौसम। दोस्तों, मायने क्यों रखता है? किसानों के लिए अगर आप देखें तो उत्पादन ठीक रहा तो ऊंची कीमत का उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर सच में फसल खराब हुई तो उत्पादन घटने का नुकसान कीमत के फायदे से बड़ा हो सकता है। कंज्यूमर के लिए दोस्तों ये सीधा महंगाई का दबाव है, खासकर उन राज्यों में जहां चावल एक स्टेपल डाइट है। मिलर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए मार्जिन और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पर असर डालता है। और सरकार के लिए अगर आप ये देखें तो ये इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी दोनों पर दबाव बनाता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो यहां पर रिस्क यह है कि अगर मॉनसून वाकई कमजोर रहा तो घरेलू महंगाई बढ़ सकती है और सरकार को एक्सपोर्ट पर कोई अंकुश भी लगाना पड़ सकता है, जो एक तरफ ट्रेड डील्स के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश के उलट सिग्नल होगा। जी हाँ, बिल्कुल अपोजिट सिग्नल होगा। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर यह है कि यह अनिश्चितता उन टेक्नोलॉजी और वैरायटी में निवेश को तेज कर सकती है जो ड्रॉट रेजिलिएंट हो। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो एक महीने में मॉनसून के आंकड़े और साफ होंगे, जिससे कीमतों की दिशा तय होगी। और एक साल में अगर उत्पादन वाकई घटा तो घरेलू सप्लाई और एक्सपोर्ट पॉलिसी में बैलेंस बनाना सरकार के लिए चुनौती रहेगा। और 5 साल में यह घटना भारत की क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती की जरूरत को और पुख्ता करेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक इसी वक्त एक ऐसी खबर भी आई है जो इस रिस्क का जवाब देने की कोशिश करती नजर आती है। जी हाँ, वो खबर क्या है? वो है बायो फोर्टिफाइड फसलें, जो अगली पीढ़ी की खेती कही जा रही, नेक्स्ट जनरेशन एग्री। दोस्तों, बायो फोर्टिफाइड फसलें यानी कि वो अनाज जिसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए जैसे जरूरी पोषक तत्व नेचुरली बढ़ाए गए हों, भारतीय खेती के अगले फेज के लिए एक अहम समाधान बनकर ये उभर रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये फसलें हिडन हंगर यानी कि छुपी हुई पोषण की कमी से लड़ने के साथ साथ फार्म प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती हैं। अब ये समझिए कि ये हुआ क्यों है। दोस्तों, भारत में लंबे समय से ये चुनौती रही है कि अनाज की मात्रा तो पर्याप्त है, लेकिन पोषण की गुणवत्ता में कमी है। यानी कि लोग पेट तो भर रहे हैं, लेकिन जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से पारंपरिक वैरायटी पर सूखे और अनियमित बारिश का असर बढ़ रहा है। बायोफोर्टिफिकेशन साइंस दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश है, बेहतर पोषण और बेहतर क्लाइमेट रेजिलियंस। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो किसानों के लिए यह नई इनकम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोषण समृद्ध वैरायटी को प्रीमियम मार्केट मिल सकता है। और पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये हिडन हंगर घटाने का एक बड़ा टूल है। और सरकार के लिए फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में यह एक नया आयाम जोड़ता है। सिर्फ अनाज की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता भी। और इंडस्ट्री के लिए सीड टेक्नोलॉजी और एग्री बायोटेक में एक नए इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलते हैं। अब यहाँ पर हम इसका देखते हैं कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अवसर बड़ा है। अगर बायोफोर्टिफाइड वैरायटी किसानों तक स्केल पर पहुंची तो यह पोषण, सुरक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों को साथ मजबूत कर सकती। और रिस्क यहाँ पर यह है कि किसानों को नई वैरायटी अपनाने के लिए सही अवेयरनेस, सीड एक्सेस और मार्केट लिंकेज चाहिए, वरना यह सिर्फ लैब और पॉलिसी पेपर तक सीमित रह सकता है।
तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो 1 महीने में तो अभी ये नैरेटिव फेज बिल्डिंग में है और 1 साल में कुछ राज्यों में यदि पायलट एडॉप्शन बढ़ता है तो इसके नतीजे आने वाले 5 सालों में अगर ये सही तरीके से लागू हुआ तो ये भारत की न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का एक स्थायी स्तंभ बन सकता है। और दोस्तों अगर आप इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ पैटर्न दिखाई देता है कि भारत एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तरफ बाहर की तरफ देखने वाली रणनीति है, नो FTA, यूके के साथ सीटा और विझिंझम जैसा नया पोर्ट यानी एक्सपोर्ट मार्केट खोलना और उस माल को तेजी से बाहर भेजने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। और दूसरी तरफ अंदर की तरफ देखने वाली रणनीति है रिस्क घटाना यानी खेती को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, जैसा कि सूखे से जूझते चावल बाजार और बायो फोर्टिफाइड फसलों की खबर में दिखाई दे रहा है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी और सप्लाई चेन रेजिलियंस का एक साथ बनना है। और सरकार बाहर के दरवाजे खोल रही है लेकिन साथ ही यह भी जानती है कि अगर घरेलू कृषि उत्पादन मानसून के हर मूड पर डगमगाता रहा तो एक्सपोर्ट एम्बिशन अधूरा रह सकता है। इसलिए यह पैटर्न ग्लोबल पोजीशनिंग विद डोमेस्टिक रेजिलियंस कहा जा सकता है, यानी बाहर से आक्रामक और अंदर से सतर्क। अब अगर आप इसका बिग पिक्चर एनालिस्ट देखें तो सवाल यहाँ पर यह उभर कर आता है कि भारत असल में हासिल क्या करना चाहता है। तो जवाब है एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ एक्सपोर्ट सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स तक सीमित ना रहे, जी हाँ, बल्कि पश्चिम बंगाल के चाय बागान से लेकर तमिलनाडु के ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री तक और वहाँ से केरल के नए पोर्ट होते हुए ग्लोबल मार्केट तक यह पूरी चेन एक साथ मजबूत बने। साथ ही जो सबसे बुनियादी चीज़ है खेती, उसे भी क्लाइमेट शॉक से बचाने की तैयारी हो। और इसका फ़ायदा दोस्तों किसे मिलेगा? उन राज्यों को जो एक्सपोर्ट रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी स्टैंडर्ड में पहले से निवेश कर चुके हैं, और तमिलनाडु इसका उदाहरण है। और जिन राज्यों को भी तैयारी करनी है जैसे पश्चिम बंगाल, उनके लिए यह एक मौका है। लेकिन सिर्फ मौका काफ़ी नहीं होता है, उसे भुनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल में निवेश जरूरी होगा। और अगले दशक में जो बदलेगा वो यह है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर नहीं बल्कि एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग और रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के मेल पर टिकेगी। दोस्तों आज की सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि भारत की ट्रेड स्ट्रेटजी अब सिर्फ डील साइन करने तक सीमित नहीं रही, यह इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्यों की भागीदारी और घरेलू कृषि सुरक्षा को एक साथ जोड़ने की कोशिश बन चुकी है। जो एंगल ज़्यादातर मीडिया मिस कर रहा है वो यह है कि FTA और CETA जैसी डील्स की सफलता आखिरकार विझिंझम जैसे पोर्ट, रोड रेल कनेक्टिविटी और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर निर्भर करेंगी। यानी पेपर पर हुई डील और जमीन पर दिखने वाला असर, इन दोनों के बीच का गैप अगले 3 से 12 महीनों में सबसे ज़्यादा मॉनिटर करने लायक चीज़ है। और दूसरी तरफ मॉनसून और चावल की कीमतें यह याद दिलाती हैं कि भारत की एक्सपोर्ट एम्बिशन जितनी मजबूत दिखे उतनी ही नाजुक भी है। अगर घरेलू उत्पादन का बेस कमजोर पड़ा तो जो धारणा गलत साबित हो सकती है वो यह है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ अपने आप बिना घरेलू सप्लाई चेन मजबूत किए टिकाऊ बनी रहेगी। जी हाँ, तो सबसे बड़ा अवसर उन राज्यों और किसानों के लिए है जो जल्दी अडेप्ट करते हैं, चाहे वो FTA का फ़ायदा उठाना हो या बायो फोर्टिफाइड वैरायटी अपनाना। और सबसे बड़ा रिस्क वहाँ है जहाँ पॉलिसी की स्पीड ज़मीनी तैयारी से आगे निकल जाए। और आने वाले महीनों में देखने वाली बात यही होगी, क्या भारत डील साइन करने की रफ्तार को ज़मीन पर डिलीवरी की रफ्तार से मैच कर पाता है। दोस्तों बिग पिक्चर इसका यही है कि भारत अब सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा बल्कि उस पूरी चेन को मजबूत कर रहा है जो खेत से शुरू होकर पोर्ट से होते हुए ग्लोबल मार्केट तक जाती है। लेकिन जो देश ये भूल जाता है कि इस चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी अक्सर मॉनसून पर निर्भर खेत ही होता है, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही सबसे बड़े रिस्क में बदल लेता है। दोस्तों ये था आज का बिग पिक्चर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।